अंतर जरूर बढ़ा दिया है। You're watching Inside Story. My name is Rajiv K. Bajaj, and of course, you're watching me on Lemon News. That's right. The name of the channel is Lemon News. My name is Rajiv K. Bajaj, और प्रोग्राम का नाम है इनसाइड स्टोरी, जहां पर हम आपको जहां तक हो सके अंदर की सूचनाओं से अवगत कराते हैं। कोशिश करते हैं आपको ये बताने की कि कोई भी खबर है उसकी वास्तविकता क्या है। आज ऐसा ही कुछ हम करने वाले हैं। जी हाँ, पहले तो हम बात करेंगे शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के बारे में, हम बात करेंगे महाराष्ट्र के विकास के बारे में, हम बात करेंगे भारत के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है उसके बारे में और उसके समाधान के बारे में, यानी ऊर्जा के बारे में। आखिरकार अगर आपके पास पावर जनरेशन कैपेसिटी नहीं है, अगर आपके पास फ्यूल नहीं है, तो आप विकास कहां से करेंगे। बहुत अच्छा लगता है स्लोगन देना, बहुत अच्छा लगता है नारा देना, सबके साथ सबका विकास, कमल का फूल खिलाओ, सबका विकास कराओ, लेकिन विकास होगा कैसे। नारेबाजी से नहीं होगा, पोस्टर बनाने से नहीं होगा। जब तक के हिंदुस्तान में पावर जनरेशन नहीं होती है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप सड़कें कहां से बनाओगे, मकान कैसे बनाओगे, अगर मकान गलती से बन भी गए तो उसमें बिजली कहां से लाओगे, कारखाने आपके कैसे चलेंगे, फैक्ट्रीज आपकी कैसे चलेंगी, बाकी सब चीज छोड़ दीजिए, आप हमें टेलीविजन चैनल पर देखेंगे कैसे अगर आपके पास ऊर्जा नहीं है। इंटरनेट आपका कैसे चलेगा, जहाज आपके कैसे चलेंगे। और जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, आज हिंदुस्तान की स्थिति यह है कि अगले 2 या 3 साल में अगर ऊर्जा उत्पाद को तिगुना नहीं किया गया तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस हमारे सामने होगा, बहुत बड़ा। इसके बारे में हम बात करेंगे। और जो हमारा ऑनगोइंग सब्जेक्ट है कोऑपरेटिव बैंक स्कैम, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उसके पहले देख लें अब तक की खास खबरें, यानी लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस। राजनीतिक पार्टी को लगी मिर्ची, चुनावी चंदे पर आयोग का पारदर्शी निर्देश सभी राजनीतिक पार्टियों को नागवार लग रहा है। लव जिहाद पर भागवत का बयान, आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत ने एक बार फिर लव जिहाद का सुर छेड़ा। तहरीक-ए-तालिबान ने पीएम नरेंद्र मोदी को दी धमकी, गुजरात का बदला लेने की बात को दोहराया। गोरखपुर के बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने सपा नेता आजम खान को कौवा कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। और काले हिरन केस में सलमान खान को फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म अभिनेता सलमान खान को खूब लताड़ा। Right, another moment with us. We have from the Bharatiya Janata Party, Mr. Atul Bhatkhalkar. अतुल जी नमस्कार। नमस्ते। राजीव कुमार बजाज बोल रहा हूँ इनसाइड स्टोरी 11 न्यूज से। यस सर। अतुल जी आपका स्वागत है इनसाइड स्टोरी में। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आखिरकार आपकी सरकार बन गई। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि जो आपने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, उसके ऊपर आप असल में अमल करेंगे। लेकिन सरकार पूरी तरह से बनी नहीं है। अब ये सरकार आपकी पूरी तरह से कब बनेगी ये भी जरा बता दें। नहीं, पहला ऐसा है कि 12 तारीख को तो विश्वास दर्शक ठहराव मंजूर होगा जी, उसके बाद पूरी तरह से सरकार बन जाएगी जी, और ये सरकार 5 बरस चलेगी
जी। और ये सरकार भ्रष्टाचार मुक्त गतिमान प्रशासन देने वाली सरकार होगी। और ये सरकार अल्पमत की सरकार होगी या ये सरकार अलायंस की सरकार होगी, ये भी बता दें। ये तो आपको 12 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। 12 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। अभी जिस तरीके से आसार चल रहे हैं, हर एक के जहन में यही सवाल उठ रहा है, क्योंकि माफ कीजिएगा अतुल भटकल जी, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा हर एक के जहन में ये सवाल है कि क्या ये सरकार स्थिर रह पाएगी या नहीं। क्या आप शिवसेना के साथ हाथ मिला रहे हैं या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ऊपर आप डिपेंड कर रहे हैं, वो भी जरा बता दें। पहली बात तो मैंने पहले ही कहा कि सरकार अभी बन गई है और ये बनी हुई सरकार 5 बरस चलेगी और वो स्थिर सरकार होगी, पहली बात जी। अभी उसका फॉर्मूला क्या है वो तो 12 तारीख को आपको पता चल जाएगा, महाराष्ट्र की जनता को भी पता चल जाएगा। और जी। जिस ढंग में सरकार होगी उस ढंग में 5 बरस भ्रष्टाचार मुक्त गतिमान प्रशासन देने वाली सरकार। लेकिन अतुल जहाँ तक राष्ट्रवादी का सवाल है, राष्ट्रवादी ने अपने आप आगे होकर जी उनकी कुछ कल्पना तय करके उन्होंने हमको समर्थन दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो समर्थन लिया नहीं है। विश्वासदर्शक मत के दरमियान यदि वो बायकॉट करते हैं तो जी। वो भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, इसलिए ये सरकार किसी भी हालत में एनसीपी के समर्थन से चलने वाली सरकार नहीं होगी। जी ये सरकार अल्पमत की हो सकती है, जी। लेकिन एनसीपी के समर्थन की सरकार बिल्कुल नहीं है। लेकिन जहां तक के शिवसेना का सवाल है, हर एक के मन में ये सवाल उठ रहा है, मेरे मन में भी यही सवाल उठ रहा है, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का गठबंधन 1989 से आज तक देखते आ रहे हैं। आखिरकार अरे देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर तो एक दूसरे को बुरा भला कहना, ये कहना वो कहना, वो तो सब चलता रहता है, उसकी तो कोई बात नहीं है, वो राजनीति नहीं है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पूरे महाराष्ट्र के लोगों ने जो मैंडेट दिया है, जो महाराष्ट्र के लोगों ने जिस प्रकार वोटिंग करी है, उससे आप दोनों को ये एक संदेश गया है कि भाई दोनों मिलकर के हाथ मिला करके कृपा करके काम करें, यानी आप और शिवसेना मिलकर के काम करें, वरना आपको 122 और उनको 63 सीटें नहीं मिलती। आपको 122 उनको 63 सीटें मिली हैं, लिहाजा महाराष्ट्र के लोगों ने आपको एक हिदायत दी है कि दोनों इकट्ठे मिलकर के काम कीजिए, भले ही आपके जो भी डिफरेंसेस हों। अब इस विषय में आप लोग क्या कर रहे हैं वो जरा बताएं। इसलिए हमने पहले दिन से ये कहा कि शिवसेना हमारा विपक्ष दल नहीं है जी। और इसलिए पूरे चुनाव प्रक्रिया में हमने कभी भी शिवसेना की आलोचना नहीं की। हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने तो यहाँ तक कहा कि बाला साहब के पश्चात का ये पहला चुनाव है और इसके लिए वो शिवसेना की आलोचना शिवसेना ने कितनी भी की होगी, कितने भी व्यक्तिगत स्तर पे गए होंगे, उसके बावजूद वो नहीं करेंगे। जी। सभी महाराष्ट्र ने देखा है कि मुख्यमंत्री पद का पदभार संभालने के बाद हमारे मुख्यमंत्री जैसे चैत्यभूमि पे गए, सावरकर स्मारक पे गए, उसी तरह से वो बाला साहब के समाधि स्थल पे भी गए। जी। मुझे लगता है कि उससे सरकार का बाला साहब के प्रति क्या रवैया है ये साफ जाहिर होता है। जी। अभी आज भी शिवसेना के साथ चर्चा चालू है, चर्चा में आगे पीछे बातें होगी। हमारी ये मन से इच्छा है कि शिवसेना ने इस सरकार में सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि शिवसेना हमारा ये नेचुरल अलाय है, नैसर्गिक हमारा दोस्त कोई होगा राजनीति में तो वो शिवसेना है। एक विचारों के आधार पर युति हुई है, गठबंधन हुआ है, और इसलिए हमारी भी इच्छा है, देखते क्या होता है, लेकिन हमारा अलायंस करने का प्रयास चल रहा है। अलायंस करने का प्रयास चल रहा है और उम्मीद ये करते हैं कि ये अलायंस जो है वो जल्द से जल्द सबके सामने आ जाएगी, ये ऐसी उम्मीद सबकी है। अब अतुल भटकल जी, आपसे एक व्यक्तिगत सवाल, ये मेरा व्यक्तिगत सवाल आपसे, जिस इलाके से आप आते हैं, जहां से आप चुनाव लड़ते हैं, जो आपका चुनावी क्षेत्र है और जो आपका कार्यस्थल है, उस कार्यस्थल के लोगों के हेतु आपकी खुद की अपनी सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, वो जरा आप हमारे दर्शकों को बताएं। क्या आप क्या चाहेंगे कि आपकी सरकार आपके लोगों के लिए क्या काम करे, वो जरा बताएं। मैंने 4 प्राथमिकता तय की है जो सरकार ने तुरंत करना चाहिए या सरकार से मैं करवा कर लेने का पूरी तरह से प्रयास करूंगा। जी बताएं। पहले मेरे कार्य क्षेत्र में सीओडी करके एक बहुत बड़ा इश्यू है जी। सेंट्रल ऑर्डिनल डेपो होने के कारण जी वहाँ 500 मीटर तक कोई भी डेवलपमेंट के ऊपर पाबंदी है, जिसके कारण जी लगभग 30,000 घर मकान ये उसके कारण बाधित है।
तो मेरी राज्य सरकार से सबसे पहली मांग है, और उसके लिए मैंने देवेंद्र जी का समय भी मांगा है कि वो सर्कुलर जो तत्कालीन राज्य सरकार ने निकाला था सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे, वो खारिज करना चाहिए। ये पहली मांग। मतलब सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो जो है, सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो जो आर्मी की सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो जो है, उसके 500 मीटर आसपास कोई चीज बन नहीं सकती। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ जी जी। इसका कारण ऐसा है कि हमारे यहाँ के ऑर्डिनेंस डिपो में सिर्फ टायर और मेडिसिन रखते हैं जी, वहां पर असला नहीं होता है, एम्यूनिशन नहीं होता है। जी हाँ, नहीं है। हाँ जी। दूसरी मांग मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि पूरे विभाग में कानून सुव्यवस्था जो पूरी तरह से चरमरा गई है जी, वो कानून व्यवस्था ठीक तरह पे आनी चाहिए, पटरी पे आनी चाहिए। ये हमारी दूसरी मांग है। तीसरी मांग जो है वो जो महापालिका के राज्य सरकार के अलग अलग भूखंड जो है वो आज भी अविकसित अवस्था में है। 2 वर्ष के अंदर वहाँ गार्डन, प्लेग्राउंड, उसका जो भी उपयोग है वो उपयोग करने का हम प्रयास करेंगे जी। चौथी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की बहुत बड़ी समस्या है जिसके बारे में हम हमेशा आवाज उठाते हैं, वो कन्वेंस के बारे में है। 30-40 बरस हाउसिंग सोसाइटी बनने के बाद लोगों ने जमीन का पैसा पकड़ के अपने पसीना से पैसा लेकर फ्लैट परचेज किया है, लेकिन आज भी नीचे की जमीन सोसाइटी के नाम पे नहीं है जी। मेरी राज्य सरकार से ये दरखास्त रहेगी कि कन्वेंस के मामले में डीम कन्वेंस के कानून की जो क्लिष्ट रूल पहले सरकार ने बनाए थे वो पूरी तरह से खारिज करके बाय डिफॉल्ट सोसाइटी के नाम पर जमीन होने की आवश्यकता है। यदि वो जमीन सोसाइटी के नाम पे नहीं है, मेरे नाम पे ऐसा लगता है, तो बिल्डर को कोर्ट में जाने की आवश्यकता पड़े, हाउसिंग सोसाइटी को नहीं। इस प्रकार का नया कानून लाकर 1 बरस के अंदर जो सोसाइटी है बनी है उनकी जमीन उनके नाम पर। वेरी गुड आइडिया। जस्ट हैंग ऑन अतुल जी, एक मिनट। जो आपने बात कही है वो मुझे लगता है कि बहुत ही नेक काम है जो आप बात कर रहे हैं। जो चौथी जो आपने बात करी है, डीम्ड कन्वेंस की जो आपने बात करी है कि बाय डिफॉल्ट कन्वेंस हो जाना चाहिए, कि अगर कन्वेंस नहीं हुआ है और बिल्डर जो है वो कोर्ट में नहीं गया है तो बाय डिफॉल्ट सोसाइटी के नाम पर हो जाना चाहिए ना। आई गॉट प्रदीप नाम्बियार विद अस राइट ओवर हियर। प्रदीप नाम्बियार जी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रदीप नाम्बियार जी ने इस मुद्दे के ऊपर बहुत काम किया है। प्रदीप, आप अतुल जी से कुछ पूछना चाहेंगे? जो अतुल जी ने जो ये बात कही है, जो कानून वो बनाना चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो कि महाराष्ट्र सरकार ये कानून बनाए कि अगर एक टाइम पीरियड लैप्स हो गया है हाउसिंग सोसाइटी के लिए और हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटी है, तो लिहाजा वो डीम्ड होगा कि बाय डिफॉल्ट वो जमीन उसके नाम पर हो गई। अगर कोई कोर्ट में जाना चाहता है तो बिल्डर कोर्ट में जाए, हाउसिंग सोसाइटी को कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। प्रदीप। Exactly, sir. This is a fantastic because I remember Mr. Bhatkalkar himself was बहुत इन्होंने इसमें भाग लिया था. Even when the deemed conveyance all across Mumbai, he has taken a big part in that, and he definitely is aware of what is required. जो main documentation वाले जो chain of documents पेश करना, करीबन 20-22 अलग-अलग प्रकार के documents पेश करना, इस चीज को you were saying something, Mr. Bhatkalkar, you were saying something. क्या बोल रहे थे? कितने documents? Not 22 documents, 37 documents. 37 documents, right? 37 documents. 37. Now, this is with one stroke. You are giving, helping around 23,000 societies in Mumbai itself, around 90,000 societies in Maharashtra. That's a great thing in itself. And fantastic. Because he has worked on this, I mean, Mr. Bhatkalkar has been continuously working along with the other NGOs where deemed conveyance and redevelopment is concerned. I think that's why he understands the topic much more than many of these. Right, but Mr. Bhatkalkar, यहाँ पर सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि हमारी सरकार जो है, महाराष्ट्र की जो सरकार है, क्या आपकी ये बात मानेगी? नंबर 1। और नंबर 2, क्या अगर मगर का तो खैर इसमें अभी सवाल पैदा ही नहीं होता। दूसरी चीज, क्या आप सफल होंगे अपनी बात मनवाने में? और मैं ये है कि भाटकलकर जी पूरा सवाल 100% सफल होंगे। भाटकलकर जी आप जरा जल्दी बोल गए, इसलिए जल्दी बोल गए क्योंकि जो व्यवस्था है इस वक्त, जो प्रशासकीय व्यवस्था है, सरकार बदली है, प्रशासकीय व्यवस्था वही है, प्रशासक वही है, सेक्रेटरी वही है, एडमिनिस्ट्रेटर के लोग सारे, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सारे वही हैं। आप मुझे बताइए कि जहां तक ब्यूरोक्रेसी का प्रश्न है, वो ब्यूरोक्रेसी, उसके साथ आप कैसे डील करेंगे? अतुल भाटकलकर जी ये बताएं। जो ब्यूरोक्रेसी से ठीक तरह से डील करता है उसको पॉलिटिशियन कहते हैं, उसको लीडर कहा जाता है जी। और इसके लिए यथा राजा तथा प्रजा जी, राज्यकर्ता प्रामाणिक होगा तो प्रजा भी प्रामाणिक होती है जी। और हमारा सरकार ये प्रामाणिक सरकार है जिनके मन में विल पावर जबरदस्त है और हम करवा के लेंगे, उसमें मेरे मन में कोई शंका नहीं है। मैं आपको एक ही उदाहरण देता हूँ। पहले क्या सरकार 3 बरस से बता रहा था
कि हम हाउसिंग रेगुलेटर अपॉइंट करेंगे। जी, ये सरकार ने अभी तक क्यों नहीं अपॉइंट किया? करेक्ट। हाउसिंग रेगुलेटर अपॉइंट क्यों नहीं करना चाहते वो? जी, और इसके लिए सिर्फ पॉलिटिकल विल लगता है, प्रामाणिकता लगती है। मुझे लगता है हमारे सरकार में वो दोनों बातें हैं और इसके लिए जल्द से जल्द ये सब बातें हो जाएंगी। अतुल जी, आप लाइन पर ही बने रहें एक सेकंड के लिए। प्रोफेसर अय्यर इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रोफेसर अय्यर पावर एक्सपर्ट, तकरीबन जितनी भी पावर कमीशन हैं, जितनी भी पावर कमेटीज हैं सरकार की, उसके मेंबर हैं। और अगर जहां तक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी प्रश्न है, पावर के ऊपर अगर किसी की बात सुनते हैं तो प्रोफेसर अय्यर की बात सुनते हैं। प्रोफेसर अय्यर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं इसी कोऑपरेटिव सोसाइटी वाली बात कह रहा हूँ। अभी देखिए, कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कमिश्नर वही हैं और जो पीछे जो करप्शन में इन्वॉल्व ऑफिसर जोशी है उसको वापस ले आया गया इसके अंदर। और ऐसे जब परिस्थिति है, जो बजाज साहब भी कह रहे थे, ऐसे में भाटकर साहब आप कैसे इसको काम करेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री और सरकार आपकी है, लेकिन जो व्यवस्था है जो पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो चुकी है वो तो अभी भी है। Right. So in effect, I would like to remind you, during the course of the seminar, Mr. Harshvardhan Patil, the former Minister of Cooperatives, जब एक सेमिनार में वो सबके सामने कहता है कि मैं ऑनलाइन का ऑफलाइन करूंगा, डायरेक्टली आप जा सकते हो, एंड द सेम टाइम विद इन 1 week द सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव रिजेक्शन सेड कांट हैपन। ये हो ही नहीं सकता। एक मिनिस्टर सामने, पब्लिक के सामने। सर, आप खुद उस सेमिनार में थे। अतुल भाटकर जी, आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आप खुद उस सेमिनार में मौजूद थे? Not him, you yourself, Mr. Harshvardhan Patil. वो मुझे याद है, वो मुझे याद है। अतुल भाटकर जी, मैंने सोचा अतुल जी किसी और सेमिनार में मौजूद थे। मेरे सामने की बात है जी। जनाब, मंत्री जी बोलते हैं कि अभी तो सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप फिजिकली भी जाके दे सकते हैं, क्योंकि लोगों को बड़ी मुश्किल हो रही थी ऑनलाइन करने में। लोग ये कह रहे थे कि भाई हमें किसी एक्सपर्ट को हायर करना पड़ता है, उसको काफी कुछ देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। तो मंत्री जी ने ये कहा कि मैं हुक्म देता हूं, 1 हफ्ते के भीतर सेक्रेटरी साहब आकर के कहते हैं ये नामुमकिन है, नहीं हो सकता। उस सरकार ने कुछ नहीं किया। वो सेक्रेटरी साहब आज तक मौजूद हैं। बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसमें सारे के सारे जितने प्रशासकीय अधिकारी हैं वो सब मौजूद हैं। भाटकर साहब, आखिरी सवाल, आप यह बताएं कि उनके साथ आप कैसे डील करेंगे, जरा वो बता दें। इसलिए मैंने कहा ना कि केंद्र सरकार में 6 बरस पहले वही कैबिनेट सेक्रेटरी थे, वही सेक्रेटरी थे जी। प्रधानमंत्री बदले, माहौल बदल गया, काम बदलना शुरुआत हुआ। गुजरात में यही स्थिति थी, जब मोदी जी मुख्यमंत्री बने तब वही ब्यूरोक्रेसी थी, वो तो कोई चेंज नहीं हुई। कानून भी वही थे, रूल्स भी वही थे जी। राज्यकर्ता के अंदर विल पावर होगी तो ये सब बातें हो सकती है, इतना अपन ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और इसलिए मैं यदि मंत्री करके बात करूंगा तो वो बात सोच समझ के करूंगा, और यदि मैंने कहने के बाद डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी 4 दिन के बाद कुछ अलग बात कहता है तो 5वें दिन वो डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी नहीं रहेगा। इस प्रकार की ताकत होने के बाद ही मैं मंत्री। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। दैट इज द रियल स्पिरिट, दैट इज द रियल स्पिरिट। अतुल भाटकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। चलते चलते अपने मन की भी बात बता दें, अगर आप अभी लाइन पर हैं तो अपने मन की भी बात बता दें। आपको खुद को लगता है कि शिवसेना को आपके साथ आना चाहिए, या आप अकेले खुश हैं, ये भी बता दें। अतुल जी, शिवसेना साथ में आनी चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत भी मत है और हमारे पार्टी का भी मत है। चलिए, थैंक यू सो मच अतुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ना दैट वाज रियली समथिंग। अतुल भाटकर का ये कहना कि अगर आज मैं मंत्री हूं और मंत्री के नाते मैंने कोई अनाउंसमेंट करी है, कोई ऐलान किया है, और 4 दिन के बाद मेरे डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी आकर के बोलता है कि वो मुमकिन नहीं है, तो 5वें दिन वो आदमी सेक्रेटरी नहीं रहना चाहिए, या वो शख्स सेक्रेटरी नहीं रहना चाहिए, बशर्ते कि जो आपने ऐलान किया है वो कानून के दायरे में है। सिंपल बात है। हाँ, अगर कुछ कानूनी दावपेच है, कोई कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो सेक्रेटरी साहब ये एडवाइस कर सकते हैं कि भाई इस कानून को हमें चेंज करना पड़ेगा आपके लिए। Now, I tell you what, we will continue with this subject, but in the meantime, let's take a look at what's been happening as far as the BJP शिवसेना is concerned. भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है, वो जरा देख लेते हैं। उसके बाद अभी जो ये चर्चा शुरू हुई है, उसको हम कायम रखेंगे कि आखिरकार सरकार जो बनी है अभी अधूरी सरकार है। याद रखें, इस अधूरी सरकार से जो अस्थिरता का माहौल पैदा हुआ है महाराष्ट्र में, वो अस्थिरता का माहौल कब ठीक होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले देख लें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच इस वक्त क्या चल रहा है।
महाराष्ट्र की नई बीजेपी सरकार में क्या शामिल होगी शिवसेना? देवेंद्र फडणवीस ने तो अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से ये सरकार अल्पमत में है। एनसीपी ने तो विश्वास मत के दौरान बाहर रहने का निर्णय लिया है, लेकिन पिछले चुनाव से पहले तक 25 वर्षों तक साथ रहने वाली शिवसेना की सरकार में शामिल होने को लेकर अभी भी खुद बीजेपी के लोग नकारते नहीं है। हमारी इच्छा है मन से कि शिवसेना हमारे साथ आए। हम शिवसेना को साथ लेना चाहते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में थोड़ा विलंब हो रहा है। इसलिए न रुकते हुए 31 तारीख को छोटा सा मंत्रिमंडल बनेगा और जो हमारी इच्छा है कि शिवसेना साथ आए, इसलिए बातचीत की प्रक्रिया जारी रहेगी और जल्द ही उसका भी सुखद निर्णय निकलेगा। बीजेपी और शिवसेना के दोबारा साथ आने और सरकार में शामिल होने को लेकर हालांकि बीजेपी के नेता कोई शर्त नहीं चाहते, लेकिन कहा यही जा रहा है कि शिवसेना ने अपने विधायकों के आंकड़ों के तहत सत्ता में सकारात्मक साझेदारी की मांग की, वरना विपक्ष में बैठने की भी तैयारी दर्शाई है। त्याच्याबद्दल तुम्हाला आणखीन काही दिवसांनी कळेल। किती दिवस टाइम नाही कळेल ना, आता तुम्हाला कशाला घाई? मला नाही घाई, तुम्हाला का घाई? शिवसैनिकांना घाई आहे। शिवसैनिकांना पण घाई नाही, शिवसैनिका लढणार आहे आणि तो जर लढणार नसता तर माझ्यासोबत उभा नसता राहिला। पण तरी सुद्धा साहेब तुम्हाला आपल्याला काय अपेक्षा आहेत की आहे ना तू चालू आहे राजकीय बहुमत नाही, राजकीय काय म्हणालात? अपेक्षा एवढंच आहे की महाराष्ट्राचं भलं व्हावं। मी अजूनही सत्तेचं गणित काय तुमच्यासमोर मांडणार नाही। एक गोष्ट नक्की की तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की लोकसभा निवडणुकीपर्यंत आमची युती होतीच। स्वतः गोपीनाथ मुंडे माझ्यासोबत होते, पत्रकार परिषद त्यांनी घेतली होती, मी सोबत होतो आणि त्यावेळेला सत्ता आल्यानंतर टोलमुक्त महाराष्ट्राचं वचन त्यांनी दिलं होतं। मला या सरकारकडनं त्याची अपेक्षा आहे, कारण आम्ही नवीन सरकारचं स्वागत केलेलं आहे, मुख्यमंत्र्यांचं स्वागत केलेलं आहे। उत्तर देणारं सरकार म्हणून या नव्या सरकारकडे सगळी जनता बघते आणि म्हणून मी या सरकारला शुभेच्छा तर दिली। इन हालात में बीजेपी विश्वास मत को तो हासिल कर लेगी, लेकिन सरकार को सुचारू रूप से अपना कार्यकाल पूरा करने में कई तरह की बाधाएं आ सकती हैं। इन हालात में ये देखना दिलचस्प होगा कि शिवसेना बगैर बीजेपी अपनी सरकार चलाने के लिए किस तरह की राजनीति और नक्कलें अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। और इस वक्त हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता आनंद गाडगिल। आनंद गाडगिल जी नमस्कार। नमस्कार। राजीव कुमार बजाज बोल रहा हूं फ्रॉम इनसाइड स्टोरी ऑन लेमन न्यूज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। गाडगिल साहब, हाँ, सरकार तो मतलब सरकार ने शपथ तो ले ली है, हाँ, ओथ टेकिंग सेरेमनी तो हो गई है, लेकिन अभी अधूरी सरकार है। बिल्कुल। इस इंस्टेबिलिटी की वजह से ये जो अनसर्टेनिटी है कि भाई are they taking the help of the Shiv Sena or are they taking the help of the NCP? I understand you are not directly involved, but as someone from Maharashtra, as a leader of a party which was in power for the last 15 years, don't you think this uncertainty is unseemly where the state is concerned, sir? Absolutely. Still, like Shiv Sena has given a deadline that by certain date, if they don't declare their strategy or partnership, they will declare the leader of opposition. NCP has said that they will remain absent if it comes for voting, the confidence motion, to save the government. Right. The main issue and the main focus I am pointing out, making on it, is that neither the NCP nor Shiv Sena has given the letter of support either to the Honorable Governor or to the Speaker, letter of support to this government. So in other words, there are only 122 MLAs with BJP. This is not only a minority government, but this is, if I may call it illegal or whatever it is, this is a government which has no moral rights. Secondly, this delay is causing because some of the portfolios are declared. Other portfolios are still with the Chief Minister. Right. So the people and the bureaucrats and other do not know whom to approach for what. तो कहने का मतलब ये हुआ, एक मिनट गाडगिल साहब, कहने का मतलब ये हुआ, और ये जरा मैं हिंदी में समझा दूं, गलती मेरी है क्योंकि मैंने अंग्रेजी में शुरू किया, इसलिए गाडगिल साहब ने भी अंग्रेजी में बात करनी शुरू करी, मैं माफी चाहता हूं।
नहीं देखिए जी, लेकिन गाडगिल साहब जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त बात है कि आखिरकार सरकार तो बन गई, शपथ ग्रहण समारोह हो गया, लेकिन आज तक किसी भी पार्टी ने पत्र जो है, समर्थन पत्र अभी तक गवर्नर साहब को नहीं दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन दे रहे हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त सिर्फ 122 मेंबर हैं, यानी 122 मेंबर से यह सरकार बनी है। कहने का मतलब यह हुआ अस्थिरता का माहौल अब भी है महाराष्ट्र में। जी बताएं गाडगिल साहब, बोलिए। यही तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ना तो शिवसेना ना तो एनसीपी ने या तो राज्यपाल महोदय या स्पीकर को लेटर दिया हुआ है जी, यानी असेंबली की, भाई ये सरकार को सपोर्ट दे रहे हैं जी, सपोर्ट दे रहे हैं सरकार को। अभी तक उनका लेटर नहीं गया, तो इसका मतलब इनको सपोर्ट नहीं है। एनसीपी ने यह कहा है कि अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर गवर्नमेंट ने टेबल किया तो हम एब्सेंट रहेंगे, हम नहीं वोटिंग करेंगे, तो ये सरकार बचेगी। लेकिन यही बात तो हम दोहरा रहे हैं कि इसका मतलब ये सरकार 145 का जो रिक्वायर्ड मार्क है मेजॉरिटी का, तो वो अचीव नहीं कर रही है। तो ये ना तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट होगी, ये ना माइनॉरिटी गवर्नमेंट भी क्लियर कट होगी, क्योंकि ये अगर कहा जाए तो इलीगल गवर्नमेंट, अगर ऐसा कोई वर्ड यूज कर सके तो इस गवर्नमेंट के बारे में हम सर यू कांट यूज द वर्ड इलीगल। What you can do is you can use the word government in transition. That is the only word that you can use. मेरा कहने का मतलब यह है कि लॉ में जो प्रोविजन है जी, जो प्रोविजन है 145 सीट्स की जी, और ये अगर वो मार्क नहीं रीच करके गवर्नमेंट चला रहे, इसको क्या कहा जाए फिर? जी, लेकिन उनके पास वक्त है, एक वक्त दिया गया है भाई, इस वक्त तक आप अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर सकते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है, चलिए वो भी आप प्रूव कर लेंगे। आप देखिए मेजॉरिटी प्रूव करेंगे जब एनसीपी और या शिवसेना उनको वोट करेगी वो कॉन्फिडेंस मोशन पे। अगर उन्होंने कॉन्फिडेंस मोशन लाया और एनसीपी और या शिवसेना ने वोटिंग उनके साथ में किया, उनके फेवर में किया जी, तो वो बहुमत सिद्ध करेगी। नहीं तो ये दोनों एब्सेंट रहेंगे तो फिर ये सरकार माइनॉरिटी सरकार हो जाएगी। जी, दुरुस्त बात। और मुझे ऐसा लगता है कि अल्पमत की सरकार महाराष्ट्र को देना, मेरे ओपिनियन में मुझे पक्का विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि उसके ऊपर ना जाने मुझे कितने ईमेल आएंगे, और मेरे स्टूडियो के अंदर भी जो दोनों लोग बैठे हैं वो भी मेरे खिलाफ बोलेंगे इसको लेकर के। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि अल्पमत की सरकार महाराष्ट्र को देना महाराष्ट्र के साथ घोर अन्याय है, ये मैं मान करके चलता हूं। लेकिन जो बात आपने दूसरी कही कि जहां तक सरकारी महकमों का प्रश्न है, सरकारी विभागों का प्रश्न है, आखिरकार जितने सेक्रेटरीज हैं आज की तारीख में, जितने विभाग के जितने अध्यक्ष हैं, वो आखिरकार किसको रिपोर्ट करें, किस तरीके से काम करें? एक मंत्री के पास अगर 4-4, 5-5 विभाग आपने दे चुके हैं, मुख्यमंत्री खुद के पास 12 विभाग हैं, आखिरकार ये विभाग किस प्रकार काम कर रहे हैं? आनंद गाडगिल जी बताएं। मुख्यमंत्री महोदय के पास 10-12 विभाग है जी, ये मुख्यमंत्री जी को हम समय जरूर देंगे, लेकिन इनको एक्सपीरियंस नहीं है जी। ये सरकार में एक्सपीरियंस वाले मिनिस्टर कम है, क्योंकि बहुत पहली बार मंत्री बन चुके हैं। एक तो मंत्रियों की संख्या कम है। अभी आपने कहा, दूसरा वर्ड इसलिए इलीगल यूज किया जी, क्योंकि जो प्रोविजन हुई है उसमें मंत्रिमंडल की संख्या के ऊपर जी मर्यादा है। ज्यादा भी इसके उसके ऊपर 15% पर नहीं कर सकते हैं, और कम भी मंत्री ये होना नहीं है। मंत्रियों की संख्या बिल्कुल कम भी नहीं रहना चाहिए जी। तो आप ये रूल अगर लगाएंगे तो भी ये सरकार को नैतिकता का अधिकार भी नहीं हो रहा है। आप जो मंत्री बने हैं उनके पास जो पोर्टफोलियो है, वो पोर्टफोलियो कितने दिन रहेंगे, ये भी पब्लिक के मन में सवाल है। क्योंकि अगर शिवसेना उनके साथ जाती है तो वो शिवसेना कहने वाली है कि भाई ये पोर्टफोलियो हमें चाहिए जी, तो क्या ये अभी जो बंटवारा हुआ है वो उनको चेंज करना पड़ेगा? राइट, एब्सोल्युटली। ऐसे स्थिति So it is a somewhat turbulent time for Maharashtra because till now अभी तक जब से ये अलायंस वाली सरकारें आई हैं, 1995 में सबसे पहले अलायंस वाली सरकार यहां पर आई, तब से लेकर के आज तक 1995 से लेकर के आज तक, जब पहले भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की सरकार बनी, उसके बाद कांग्रेस एनसीपी की 3 सरकारें बनी, आज तक कभी ट्रांजिशन पीरियड जो था वो ना इतना लंबा था, ना इतना अनस्टेबल था, ना टर्बुलेंट था।
हर समय बहुत स्मूथली एक एक चीज हो गई। इस बार सबसे पहली बार है कि जो सरकार जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं उसको मुश्किल पड़ रही है अपने साथ और अलाइज लेने के लिए। आनंद गाडगिल जी, आप अगर एडवाइस दें देवेंद्र फडणवीस को, आखिरकार देवेंद्र फडणवीस जी आपके भी मित्र हैं और महाराष्ट्र के आप हैं, महाराष्ट्र के हित में देवेंद्र फडणवीस जी को क्या करना चाहिए आपके मुताबिक, बताएं। जल्दी से जल्दी आप मेजोरिटी प्रूव कीजिए जी, अन्यथा आप दूर हो जाइए। मतलब अन्यथा रिजाइन कर दीजिए और कांग्रेस की सरकार बना लीजिए, ये आप कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस की सरकार तो बन नहीं पा रही है, कांग्रेस की सरकार बन नहीं पा रही है क्योंकि लोगों ने जो फैसला दिया है जी, वो हमें विपक्ष में बैठने का दिया है और हम जरूर विपक्ष में बैठेंगे और लोगों को दिखाएंगे। राइट। पहले दिन से मैंने पहले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके लोगों के ध्यान में यह लाया कि जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसके ऊपर इतना खर्चा हो गया है कि जो हमें करप्ट कह रहे थे जो हमें करप्ट कह रहे थे यूपी और कांग्रेस को, मैंने उसी दिन सवाल खड़ा किया कि ये शपथ ग्रहण समारोह का खर्चा इन्होंने कहां से लाया और किसने दिया। राइट। आई होप दे विल गिव अस अकाउंट्स. I really hope they'll give us accounts. But the one advice that Mr. Devendra Fadnavis should follow, and remember, Mr. Anand Gadgil is a very matured person, very serious person, and when he says something, you should pay attention. What Mr. Gadgil is telling you, Mr. Fadnavis, is prove your majority on the House, or otherwise move on. Prove the majority on the House, give us a proper government as you have promised. आपने कहा सबका हाथ सबका विकास, आपने कहा एक स्थिर और बहुत ऑनेस्ट सरकार आप देंगे, जल्द से जल्द वो दीजिए। ये महाराष्ट्र के साथ अन्याय है कि आप इतना विलंब कर रहे हैं, इतनी देर कर रहे हैं, और ये एंड दिस इज अनसीमली। वेरी फ्रैंकली, वन फाइनल वर्ड फ्रॉम यू मिस्टर गाडगिल, दिस इज वेरी अनसीमली। ऑल दिस नेगोशिएशन, ऑल दिस हॉर्स ट्रेडिंग, ऑल दिस बिजनेस गिव एंड टेक व्हिच इज गोइंग ऑन बिटवीन द कांग्रेस, माफ कीजिएगा, बिटवीन द बीजेपी एंड द शिवसेना। वन फाइनल वर्ड फ्रॉम यू मिस्टर गाडगिल। नहीं, मेरा एक बेसिक सवाल उन लोग को यह है जी कि बीजेपी ने हर चुनाव के मैनिफेस्टो में जी हम अलग विदर्भ बनाए जी पब्लिक को आश्वासन दिया था, अलग विदर्भ का विश्वासन दिया है, लेकिन अपनी पहले ही संवाददाता परिषद में जी सम्माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई मैं तो पूरे महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर हूँ। अब एक ही दिन में आपने भूमिका बदल दी कि जो पिछले 20 साल से आप निभा रहे थे। तो जनता ये जानना चाहती है। दूसरा सवाल ये है कि जिस विदर्भ में किसानों की आत्महत्या हो गई और उसके बाद कांग्रेस के ऊपर टीका टिप्पणी की गई, अब वहाँ के ही विदर्भ के 30-40 उनके विधायक आ गए हैं, मुख्यमंत्री विधायक वहाँ से विदर्भ के। आप देखते हैं कि किसानों के लिए वो क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो कॉटन का प्रोडक्शन वहाँ तैयार हो गया है लेकिन अभी तक रेट डिक्लेयर नहीं हो गया। That's right. तो किसानों की हालत चालू हो गई वहाँ तक। जी बिल्कुल, और जितना इसमें विलंब होगा उतनी और ज्यादा तकलीफ होने वाली है। जी हाँ, और पिछले बरस के जो आंकड़े मेरे पास हैं, 1700 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है पिछले बरस, और अब तक 1200 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी अपने वादे को पूरा करेंगे, इसके बावजूद कि आज ही उद्धव ठाकरे ने भी उनके ऊपर आक्रमण किया है, उनके ऊपर अटैक किया है, लांछन लगाए हैं कि विदर्भ अलग विदर्भ करने की आप बात भी मत सोचिए, ऐसा शिवसेना ने कहा है। फिलहाल आनंद गाडगिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। सो rock and roll time as far as Mr. Devendra Fadnavis is concerned. Please remember, the Bharatiya Janata Party had promised a separate Vidarbha. The Shiv Sena says, over our dead bodies. We'll talk about that when we come back after a very, very short break. We got to take a short break. When we come back, we'll talk about infrastructure. What should Devendra Fadnavis do right now with regard to infrastructure? You need it right now. All right, you don't need it tomorrow. As I've been saying all along, the BJP, which is the reason why I'm saying again and again that this is injustice towards the people of Maharashtra. Prove your majority on the floor of the House and get on with it. Start governing. Start doing the work that people had sent you in for. You cannot wait any longer, because the longer you wait, the more people are going to suffer. We'll talk about that, and we'll also talk about the corporate bank scams in the cooperative bank scams, not corporate. We'll talk about corporate bank scams as well, maybe next week. But at the moment, we're going to be talking about the cooperative bank scams after the break. Don't go away. We'll leave you with the headlines. When we come back, we'll talk about infrastructure and we'll talk about all the scams in the world. But that's after the break. राजनीतिक पार्टी को लगी मिर्ची, चुनावी चंदे पर आयोग का पारदर्शी निर्देश सभी राजनीतिक पार्टियों को नागवार लग रहा है।
लव जिहाद पर भागवत का बयान। आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत ने एक बार फिर लव जिहाद का सुर छेड़ा। तहरीक-ए-तालिबान ने पीएम नरेंद्र मोदी को दी धमकी, गुजरात का बदला लेने की बात को दोहराया। गोरखपुर के बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने सपा नेता आजम खान को कौवा कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। और काले हिरन केस में सलमान खान को फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म अभिनेता सलमान खान को खूब लताड़ा। छोटी बड़ी हर गपशप, कॉमेडी से लेकर रोमांस तक, ब्रेकअप से लेकर पैचअप तक, सीरियल और बॉलीवुड का हर मसाला मिलेगा लेमन होम थिएटर में। देखिए सिर्फ लेमन न्यूज पर। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. Right, welcome back. You're watching me, Rajiv K. Bajaj, on Inside Story on Lemon News. यहाँ आप मुझे देख रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं प्रोफेसर अय्यर, पावर एक्सपर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट, and of course our old friend Pradeep Nambiar also with us. Syed Salman not here with us today. Hopefully he should be back tomorrow. But at the moment, we are talking about infrastructure. We are also talking about the Shiv Sena BJP. We'll get rid of the BJP Shiv Sena topic first because that also concerns infrastructure. कि महाराष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा तभी होगा अगर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए। अगर वो अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो एकदम फौरन यकायक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम शुरू होगा। महाराष्ट्र की इकोनॉमी बढ़ेगी, बढ़ेगी ही नहीं दौड़ेगी, दौड़ेगी ही नहीं उड़ेगी। और जिस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान जिस तरीके से हाउसिंग सेक्टर, रियल एस्टेट डेवलपमेंट सेक्टर में इजाफा हुआ, वही इजाफा एक बार फिर होने के पूरे आसार हैं। लेकिन अगर यहां इन्होंने विलंब किया, अंडरस्टैंडिंग में विलंब किया, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र का विकास उसी स्तर पर होगा, उसी दर पर होगा जैसे होना चाहिए। उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर देख लें अब तक की खास खबरें। राजनीतिक पार्टी को लगी मिर्ची, चुनावी चंदे पर आयोग का पारदर्शी निर्देश सभी राजनीतिक पार्टियों को नागवार लग रहा है। लव जिहाद पर भागवत का बयान। आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत ने एक बार फिर लव जिहाद का सुर छेड़ा। तहरीक-ए-तालिबान ने पीएम नरेंद्र मोदी को दी धमकी, गुजरात का बदला लेने की बात को दोहराया। गोरखपुर के बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने सपा नेता आजम खान को कौवा कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। और काले हिरन केस में सलमान खान को फटकार, सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म अभिनेता सलमान खान को खूब लताड़ा। Right, at the moment with us, as I told you, Professor Ayyar and of course Pradeep Nambiar. Pradeep, पहले आप बताएं, शिवसेना भारतीय जनता पार्टी, मुझे नहीं लगता
कि अंडरस्टैंडिंग हो रही है जैसे होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द अंडरस्टैंडिंग हो, और एक बार अंडरस्टैंडिंग हो गई, मान लीजिए शिवसेना सरकार का हिस्सा बन गई, फिर तो विदर्भ नहीं बनता, फिर तो विदर्भ अलग राज्य नहीं बनता। अगर मान लीजिए अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो विदर्भ बनता है। प्रदीप सर, जो इतने डिले हो रहा है, इट्स पेनस्टेकिंग, इट इज अनइजी, जो इलेक्टोरेट ने It's not just painstaking, it is painful. Painful, it is painful. I mean, come on, not just painstaking. इसमें जो लोगों को वादा किया था, I mean, लोगों के expectations जो सरकार से थे, that expectation itself, when there's a delay, if somebody is abstaining, there's a deal. I mean, it doesn't happen, abstinence doesn't take place without a deal. There is a deal. And if there's a deal, the people of Maharashtra, the electorate को जानना होगा कि डील क्या है। कि आपने जब सीएम ऑपोजिशन में थे, आपने कहा पूरे कोऑपरेटिव मूवमेंट्स को साफ कर दूंगा। दैट वाज नाउ सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पूरे कोऑपरेटिव सेक्टर को साफ कर दूंगा, जितने नेता है सबको जेल भेज दूंगा। विनोद तावड़े, नाउ ही इज एजुकेशन मिनिस्टर, ही वाज एक्सपेक्टिंग टू बी द होम मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि पहले काम होम मिनिस्टर बनने के बाद मैं ये करूंगा कि अजित पवार और जितने लोग, सुनील तटकरे वगैरह वगैरह, सबको मैं जेल भेज दूंगा। तो ये जो लोगों के सामने इन्होंने जो कहा था, लोगों से बोले थे कि, और जिनके आधार पर वोट भी मिले, डेफिनेटली मोदी फैक्टर था। बट जो लोगों के एक्सपेक्टेशंस थे, क्लेंजिंग ऑफ द कोऑपरेटिव सिस्टम, क्लेंजिंग ऑफ एब्सोल्यूट करप्शन, अगर वो ही उसी पर कॉम्प्रोमाइज होगा तो दिस विल बी अ बिट्रेयल ऑफ द इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट से गद्दारी होगा, बिट्रेयल होगा, बेवफाई होगा, and probably it will be too much for the government. Very painful, Professor Iyer, very painful where you are concerned as well, because you're an engineer. And more importantly, you are an infrastructure expert, and you've been advising the government on infrastructure for such a long time, especially on the power sector. Now, if the formation of the government itself is taking such a long time, what are they going to do? I mean, you know, the thing which springs to my mind first is, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और नरेंद्र भाई मोदी ने जिस प्रकार निर्णय लिए सेंटर में, केंद्र में, वो इसलिए लिए क्योंकि उनके पास पूरा मंत्रिमंडल तैयार था। मतलब शपथ ग्रहण हुई, उसके बाद मंत्री बने, और उसके तीसरे दिन आपने देखा होगा किस प्रकार, किस तेज रफ्तार से सरकार ने काम करना शुरू कर दिया। यहां तो सरकार काम नहीं कर रही है, सबको मालूम नहीं है कि कौन कब तक कौन सा विभाग किस मंत्री के पास रहेगा। प्रोफेसर अय्यर, देखिए क्या है कि इसमें आपकी बात में दम भी है, परंतु दूसरी तरफ हमें देखना चाहिए कि अगर ये शिवसेना और बीजेपी पहले इलेक्शन के पहले ही साथ होते तो यहाँ पूरा सुथरा साफ हो जाता और कम से कम 250 सीटें मिलती। परंतु ये होने के बाद भी, अलग से लड़ने के बाद भी 180 सीट आना एक बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छा क्या बोलते हैं आपको, एक सिग्नल था। और अभी भी समय है कि साथ हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पर मैं आपसे बिल्कुल मेल खाता हूँ उस बात से, और बिल्कुल मानता हूँ कि ये बात सही है। लेकिन ये कहना कि ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, देखिए अभी इसको जुमा कुछ ही दिन हुए हैं, और अगर आप मोदी जी के सरकार को आप देखेंगे, एकदम वो अल्पमत की नहीं थी। 6 days. 6 days. This government has been in power for 6 days. ठीक है, आपको मैं But this is, I tell you what, Professor Iyer, याद दिलाना चाहता हूँ, मोदी साहब की सरकार में भी नहीं, मोदी साहब की सरकार में भी एक बात, मोदी साहब की सरकार में भी देखिए शुरू में कई मंत्रालय साथ में रखे गए, और अब कहा जा रहा है कि दूसरे मंत्री भी आएंगे और मंत्रालय अभी डिवाइड। मैं साथ में रखने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी बड़े डेलिकेट नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व है शिवसेना के साथ कि किस प्रकार अल्पमत से वो बहुमत में आए। ऐसी कोई प्रॉब्लम नरेंद्र मोदी जी के साथ नहीं थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के पास खुद के पास 182 सीटें थीं आज की तारीख में, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री किस किस्म के हैं कि उनके पास अभी बहुमत नहीं है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच ही इज नॉट रियली एबल टू फंक्शन। या तो मेरा ये कहना है, प्रदीप आप और प्रोफेसर अय्यर, मैं चाहूंगा कि आप दोनों इस पर रिएक्ट करें कि या तो भारतीय जनता पार्टी आज ये तय कर ले कि भाई हमें शिवसेना के साथ नहीं जाना है, वी विल रिमेन अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट, we will accept NCP support from the outside, or rather NCP abstentions from the outside, no problem, because that will also work for them. अगर आज NCP abstain करती है तो there is no problem for the BJP. The BJP will be able to run a minority government on its own, and I think that will be better for the state, very frankly speaking. नहीं, मैं इससे मेल नहीं खाता हूँ। देखिए क्या है, जिसको मोदी साहब ने नेचुरली करप्ट पार्टी बोला, जिस पार्टी को, NCP को, और दूसरी प्रकार से उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रवादी भ्रष्टाचारवादी कांग्रेस पार्टी।
But that's not coming. No, hang on. That is not coming. No, Professor Iyer साहब, अगर वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी इतनी आदर्शवादी होती तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अलग अलग नेता, सब लोग ये कहते कि हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल समर्थन नहीं चाहिए, कंडीशनल और अनकंडीशनल हमें नहीं चाहिए। भाटकर साहब आपके इसमें आए, But that's बड़ा साफ सुथरा कहा, but that's neither here nor there. Again, that is neither here nor there. Rightfully speaking, why don't they come out and say you are a corrupt party, we don't want your support? Pradeep. Exactly, sir. Even when NCP asked for abstinence की बात थी कि we'll abstain from voting, तभी किसी से डिनाइल नहीं था। बीजेपी should have outright elected कि हमारा इलेक्टोरेट से वादा था कि एनसीपी भ्रष्ट पार्टी है, हम उनके साथ नहीं जाएंगे। नॉट टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग रहेगा, देयर नो एब्सटेनेंस का भी हम समर्थन नहीं करेंगे। बट नोबडी फॉर द बीजेपी एवर सेड दैट। नाउ द प्रॉब्लम इज होम, फाइनेंस, रेवेन्यू, जो मेजर पोर्टफोलियो है बीजेपी अपने पास रखना चाहता है, एंड दे डोंट वांट टू गिव टू शिवसेना। तो दिस एंड शिवसेना इज हार्पिंग फॉर दैट। तो they can't give over the portfolios, they can't have an alternative adjustment. मेरे हिसाब से probably a third alternative of defections from either party, where 1/3 को तोड़ के अगर जुड़ जाता है on its own, because that will be give government stability. Major portfolios बीजेपी के साथ रहेगी। The major portfolio जो चाहता है वो, अगर सरकार को एक दिशा है, महाराष्ट्र स्टेट को एक डेवलपमेंट के राह पर लेके जाना है, तो मेजर पोर्टफोलियोज को शायद वो चाहते हैं कि वो अपने पास रखे, शायद बिकॉज एक डायरेक्शन रहे। And giving these portfolios again is going to be a problem. As an issue of विदर्भ है, yes, विदर्भ वाले issues है, जैसे आपने कहा विदर्भ वाले issues है। Second, abstinence और tactical understanding with NCP, जो उन्होंने कहा कि cooperative sector irrigation scams, ये चीज को हमको दुरुस्त करना है, ठीक करना है, लोगों को जेल में भेजना, that thing is not. And better infrastructure for Maharashtra. And better infrastructure for Maharashtra. Professor Iyer, I am coming to you. नहीं, एक मिनट, Professor Iyer, मैं आपके पास आ रहा हूँ। नहीं, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक मिनट। सबसे बड़ी बात यहां पर यह मेरी समझ में आदर्श स्थिति क्या होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि याद रखें हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बतौर एज भारतीय जनता पार्टी देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी हाथ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगले 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 5 साल के लिए प्लान नहीं करता है, वो अगले 50 साल के लिए प्लान करते हैं। जहां तक आरएसएस का प्रश्न है, आरएसएस के उधर से, नागपुर से जो फीलिंग यहां पर आ रही है, जो जानकारी यहां प्राप्त हो रही है, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी अगर अकेले ही सरकार में रहती है, भले वो सरकार 6 महीने चले, क्योंकि याद रखें एक बार अगर आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जीत लिया, उसके बाद 6 महीने तक आपके खिलाफ कोई कॉन्फिडेंस वोट नहीं ला सकता। देयरफॉर फॉर 6 मंथ्स यू आर सेफ। 6 महीने की अगर सरकार चलाते देवेंद्र फडणवीस, मेरे दिमाग में कोई भी डाउट नहीं है कि भले वो शिवसेना हो या एनसीपी हो, दोनों की दोनों पार्टियां टूटेंगी ही, और उनका बहुत बड़ा हल्का भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आएगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, बशर्ते कि भारतीय जनता पार्टी वो सपोर्ट एक्सेप्ट करे। एंड इन केस द भारतीय जनता पार्टी इन इट्स स्प्लेंडेड आइसोलेशन डिसाइड्स, ओके, आई डोंट वांट योर सपोर्ट, वील हैव इलेक्शंस अगेन, लेट मी टेल यू, दे विल स्वीप द इलेक्शंस इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 200 सीट लेकर के आएगी भारतीय जनता पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले सरकार बनाती है, भले ही 6 महीने के बाद अगर सरकार गिर जाए, बशर्ते कि देवेंद्र फडणवीस वो सब काम करके दिखाते हैं जो उन्होंने वादा किया। इसमें यही बिल्कुल विपरीत हो जाता है। अभी इनर्शिया में हमने फ्रंट पेज पे बीएचएल स्कैम को खोला, जो भूटान में जाके कमीशन देके आया, उसमें प्रफुल्ल पटेल इन्वॉल्व है। इसके अलावा बीएचएल को बर्बाद करने में प्रफुल्ल पटेल इन्वॉल्व है, जिसपे बीपी राव को एक्सटेंशन दी गई। ये सारे जो स्कैम प्रधानमंत्री के पास है, इस पे मैंने पत्र लिखा है। हमारे जैसे लोग इस पे फोरफ्रंट पे प्रधानमंत्री को कह रहे हैं इस पार्टी को दूर रखिए एनसीपी को, तो एनसीपी से कैसे सपोर्ट ले सकते हैं? मैं यही बात कह रहा हूं कि सबसे अच्छा अभी परिस्थिति इनका है कि ये शिवसेना का सपोर्ट ले ले और शिवसेना से नेगोशिएट करें, भले ही वो 6 महीने में भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं जो आपकी बात कह रहा हूं कि 6 महीने इनकी सरकार बनी रहेगी, जो अल्पमत की भी रहेगी, लेकिन उस समय भी तो नेगोशिएशन हो सकता है। Right. हम ये बात को नहीं समझ रहे हैं। What I will say, आपने जो पॉइंट की है, देवेंद्र फडणवीस बार-बार इस चीज को जिक्र कर रहा है कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उनको संदेश मिला है, there will be no compromise on corruption, there will be no compromise in development. सरकार को अगर 6 महीना भी चलना पड़ा तो हम अकेले चलेंगे, we will not have any compromise. और चुनाव के लिए अगर सरकार खतरे में है और कॉम्प्रोमाइज की स्थिति आए, they said we will go away with the government, we will give away the government. That's what they should do. And that probably seems to be a precise strategy. Right. As you said, coming from Nagpur, from the RSS, कि सरकार चलाने के लिए हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, करप्शन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। And by the way, in my personal opinion, Pradeep, I disagree with both of you. I'm not sure whether there is a disagreement here. I'm sure we agree, but it seems as if there is a disagreement. Personally,
if the Bharatiya Janata Party government is able to prove its majority on the floor of the House, even with abstentions from the NCP, that's okay. Yeah, that's There right. is no problem. That's part of the strategy. And I don't see the Shiv Sena opposing the BJP. And not the support, abstentions. Abstention, no support. Yeah. And in any event, the NCP is not supporting. They're only going to abstain. दूसरी चीज, जहां तक शिवसेना का प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में शिवसेना सक्षम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए. Even if the Shiv Sena does not join the government, I don't think politically it will be wise for the Shiv Sena to vote against the Devendra Fadnavis. But one thing I would tell you, sir, if there is an abstinence, there is a deal, and the secret deal has to be open before the public. You can't betray the aspirations of the people who have elected you. The BJP, I can assure you, Pradeep, आप भारतीय जनता पार्टी के मेंबर रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई डील नहीं कर सकता है. भले ही डील के लिए किसी ने मुंडी हिलाई हो, लेकिन वो मुंडी ऐसे हिलाई है या ऐसे हिलाई है किसी को मालूम नहीं पड़ता है. कांग्रेस के साथ आप डील कर सकते हैं, शिवसेना के साथ कर सकते हैं, एनसीपी के साथ कर सकते हैं. जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मेरा खुद का तजुर्बा यह रहा है कि 1980 से जब से ये पार्टी बनी है, तब से आज तक जब भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई तथाकथित तौर पर डील करी है, वो डील फ्रक्टिफाई नहीं हुई है. लेट्स बी वेरी क्लियर. सो द भारतीय जनता पार्टी इज क्वाइट केपेबल of taking the so-called support from the NCP and going ahead on its own. That's my opinion. NCP ने ये सपोर्ट इसलिए दिया है कि वो खुद करप्शन में डूबी हुई है, पूरी नंगी है. I don't think so. I don't think so. That itself is a deal. That is not a deal. I support you. I support you because I'm corrupt. I don't want you to send. That is an automatic way. I don't want you to send my people in jail. Save me. It is I don't want. आज महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में जो स्कैम है, जिसमें अजीत दादा पवार सब लोग इन्वॉल्व है, इरिगेशन स्कैम में देखो, सुनील तटकरी से लेके अजित पवार. If you see, the irrigation department has been kept by NCP, Ajit Pawar continuously for years and years together. And that is where the maximum scam has happened. No, they should have been jailed by the Congress, no, even if they why did they when you call them corrupt, they are corrupt. When you call them corrupt, but why did when you say the BJP has abstained, the NCP is going to abstain, that itself is a deal because they are corrupt. Where is the deal? Show the deal. You are saying they are corrupt, that's why they will not. Show the deal. You are saying. Show the deal. That's what we are saying. Show the deal. Then we are saying that BJP. No, you must prove what you are saying. BJP, no, I said what you said. I would you say said because they are corrupt, they will abstain. Now, if they are corrupt and they are abstaining, that means that is on their own accord. No, there is a deal, and that deal has to be made public before. Now, gentlemen, at the moment with us, Pradeep Nambiar and Professor Iyer, and you can send in your emails on insidestory@lemonnews.com. The other thing is, एक चीज हम लोग भूल रहे हैं, और यहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए और कोई चारा नहीं है. यह शरद पवार जी की बहुत बड़ी चाल है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कुछ देर के लिए तो इकट्ठी रहे. अगर आज उन्होंने ये कहा है, ये शगुफ्ता छोड़ा है कि हम लोग बाहर से सपोर्ट करेंगे ताकि महाराष्ट्र में और कोई चुनाव ना हो, दैट इज वन प्लॉय ऑफ कीपिंग इस फ्लॉक टुगेदर. कि भाई हो सकता है कि आगे जाकर के डील हो, आराम से रहिए. दैट इज हिज वे ऑफ टेलिंग एवरीबॉडी दैट हो सकता है कि आगे जाकर के हम लोग डील कर सकें. क्योंकि अगर शरद पवार जी ये भी नहीं करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले 1 महीने में 2 महीने में वैसे भी एनसीपी टूटने वाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन यहां पर शिवसेना के लिए बहुत बड़ा खतरा है. अगर उद्धव ठाकरे जी शिवसेना को पावर से, हुकूमत से वंचित रखते हैं कुछ और देर के लिए, तो शिवसेना और कमजोर पड़ने वाली है. लेकिन in the coming days we'll keep talking about it. But प्रोफेसर अय्यर, जहां तक आपका सवाल है, आप ये बताएं, देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बने हुए अब 6 दिन हो गए, इट्स बिन अ वीक. अब आप ये बताएं कि जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, पावर स्ट्रक्चर का सवाल है, सबसे पहले उनको कौन से निर्णय लेने चाहिए देवेंद्र फडणवीस को. जहां तक के पावर प्लांट्स का सवाल है, कितने पावर प्लांट्स की परमिशन पेंडिंग है, लैंड एक्विजिशन पेंडिंग है, उनको क्या क्या फौरन एकदम आंख बंद करके कुछ भी करके फाइल पर साइन करना चाहिए और ये कहना चाहिए प्लीज गो अहेड प्लीज. मेरे हिसाब से अभी महाराष्ट्र में जो 30 गीगावाट की टोटल कैपेसिटी है, उसको डबल करने का प्रोग्राम चाहिए जी. मतलब 60 गीगावाट, क्योंकि बगल में टुडे even Gujarat has come to 29 gigawatt by my last figures. Actually 25 is already installed, but 29 gigawatt की कैपेसिटी गुजरात में 6.5 करोड़ लोगों के लिए है. यहाँ पर 11.8 करोड़ जनता रहती है, उसके लिए तो 60 गीगावाट की जरूरत है. मतलब डबल, अभी जो है उससे डबल करना तो बहुत बड़ा चैलेंज है. और दूसरा क्या है कि ये जितने टोल हैं, ये टोल होने ही नहीं चाहिए महाराष्ट्र में. मैं तो राष्ट्रीय टोलों की बात करने वाला हूं. पीडब्ल्यूडी क्या कर रही है, सड़कें कौन बना रहा है, टोल बेस्ड रोड्स का निकालना बहुत जरूरी है. प्रॉमिस था
बीजेपी का। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉमिस भी है ये, क्योंकि उसका एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है, बिना टोल के कैसे आप डेवलप कर सकते हैं, वो अगर हमको कभी पूछे तो हम बताएंगे इसको इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। There is no need of tolls in this country. Toll must go. Common man is destroyed by toll. So how many power plants are we looking at? We'll talk about roads, of course, later on. But how many power plants are we looking at? If you look at an average of 1,000 megawatt per location, then we are simply saying 30 power plants at least. 30 power plants immediately as of yesterday. Is that what you're saying? Absolutely. And it could be even 20 to 30 depending on the size. If you have But how many are there? How many files are gathering dust at the moment in Mantralaya? How many permissions, how many MOUs have been signed? And how many places has permission not been granted yet? See, if you ask me, Maharashtra has been totally depending on the public sector development. It has not taken the private sector route. Right. तो अगर हमें प्राइवेट सेक्टर रूट लेना है तो हमें ये बड़े बड़े जो लोग हैं जो कर रहे हैं इसको, जैसे अदानी हैं, उनको एक पावर प्लांट दिया गया विदर्भ में, लेकिन उनको और बुलाना चाहिए क्योंकि पोर्टफोलियो जो बढ़ा रहे हैं उनको जेपी ग्रुप को बुलाना चाहिए। जेपी कुछ भी महाराष्ट्र में जेपी का कोई रोल ही नहीं रहा है। Right. तो जेपी ग्रुप को बुलाइए। मैं कहता हूं जो भी ग्रुप पावर बना रही है, अभी जिंदल जेएसडब्ल्यू जो है, जो जिंदल स्टील साउथ वेस्ट है, जो बेसिकली सज्जन जिंदल वाली ग्रुप है, नवीन जिंदल वाली नहीं, वो ग्रुप भी महाराष्ट्र में करीबन 2-2.5 हजार मेगावाट बना रही है। तो मेरा कहना है कि जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, मैं खाली 3-4 का नाम लिया, आप रिलायंस को बुलाइए, भले ही आप कितने भी कंट्रोवर्शियल बोलिए, लेकिन रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप जो है वो कैपेबल है पावर प्लांट डिलीवर करने में, और उनको बुलाइए आप। आपके पास कम से कम 10-15 लोग हैं जो ये कर सकते हैं। इनफैक्ट एचसीसी को बुलाइए, एचसीसी आज तक पावर के बिजनेस में नहीं आई है, लेकिन कंस्ट्रक्शन की सबसे बड़ी कंपनी है। But as far as I know, HCC aren't they generating their own power in Lavasa? As far as I know, I think they've got their own power. That may be a very small case. They have their own power plant over there, right? I'm saying to become actual developers, HCC is a brilliant party. They are a Maharashtra party. Like Larsen and Toubro. Yeah, Larsen and Toubro is there. Larsen and Toubro is not a developer. It is provider of technology. Right. So I am saying then we have also big companies from the north side. We have big companies which come from southern India. There are many of them from Hyderabad, like Mega Engineering. That's a very good company. They have just now done a... I tell you what, I throw this thing at you guys, at both of you guys. The Prime Minister, Mr. Narendra Modi, said, "Make in India." Right? That's his slogan? Absolutely right. Now, what used to be the biggest manufacturing hub of the nation at one time? This area, the Bombay Presidency region, if you remember. Right. Right? Which means Maharashtra. So why not make in Maharashtra? Why should Devendra Fadnavis's slogan not be make in Maharashtra? Industrialize Maharashtra. Turn it into the industrialized hub it used to be in the present 21st century context. Professor Iyer, Pradeep, Sir, if you see, आपने जैसा make in India की बात किया, India with all its problems like vacuum where energy is concerned, housing, again a big vacuum. In spite of that, we are, as purchasing power parity, the third biggest economy. Nominal GDP के हिसाब से 10th biggest economy. We are the part of the BRICS, we are the part of the G20, in spite of this vacuum. Now, the other day we had the real estate giant come here and he talked about $10 billion waiting to just flood into India if you have your real estate REIT funds policies in place. SEBI ने अपना guidelines बनाया और it's the most favored destination as far as the entire Maharashtra, even early, entire India. जैसे आपने कहा Bombay Presidency. Today also the most favored destination is Maharashtra. That's right. Maharashtra. आपको आपके policies को ठीक करना पड़ेगा, housing policies को ठीक करना पड़ेगा, आपके जो permissions के जो transparency के वादे नरेंद्र मोदी जी ने किया था उसको स्टेट So which means, Pradeep, hang on a minute. Let me get Professor Iyer in. We really are running out of time. Beat करना पड़ेगा. Policy paralysis is one of the greatest factors. That's it. Destroying the Now, Professor Iyer, what Narendra Modi said, what Narendra Modi has said to all his bureaucrats, you take bold decisions. I am with you. That's exactly what needs to be done in Maharashtra. Maharashtra में जो policy paralysis था, planning paralysis था, execution paralysis जो था पिछले 4 साल से, how do you get these people out of that coma, so to speak? Right. See, one of the things that has to be done immediately is not to have multiple agencies on top of each other. Right. सबसे पहले MMRDA को आप dissolve करिए. जिस तरह से आपने प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व किया, ये कोई डेवलपमेंट एजेंसी नहीं है, ये सबसे घटिया डेवलपमेंट एजेंसी है. इट हैज बीन डिस्ट्रॉइंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड इट हैज बीन मल्टीपल सेंटर्स ऑफ कंट्रोल. सो पहले तो ये MMRDA के साथ कुछ करो, क्योंकि ये बड़ा करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन headed by the chief minister himself. I know, even the MMRDA chief UPS Madan, he should be just not given any position in this state. If he becomes any secretary, Mr. UPS Madan, his record is not straight. He does not have anything for electricity. When we asked a question that where is the electricity capacity and does he have any program, he says we have no program. Can you believe the MMRDA commission has no program to bring household electricity like solar? They are all followers of Madhav Godbole, right? Yes, absolutely. They ensure that state remains dark.
right? And what about the roads? I tell you, you cross any of the Thana region suburbs and go to Navi Mumbai, you will know the state of our roads. Horrible conditions. Professor Iyer, before we finish, one final word from you. You've just held the Inertia Awards, and you have just awarded Gujarat and Rajasthan for the great work that they have done in solar energy. Could you tell us a bit about it? Actually, we did the Saurya Urja Puraskar on 31st October. We gave this, and Gujarat became the top state, receiving the maximum number of, I would say it has 1 gigawatt worth of capacity, maximum capacity out of the total 3 gigawatt the country has developed. And also Rajasthan did not remain behind. It was 750 megawatt plus. So basically these two states together almost account for 70% of the solar power delivered in the country. And believe me, my friends, the most powerful solar states in the country is Maharashtra. Don't forget that. And we have not reached anywhere. And these are the two states. Which is really sad. Pradeep, one final word from you. One final word when we One final word from you as far as Devendra Fadnavis is concerned. What would you like him to do? He's been in power for 7 days. 7 days he's been the chief minister. Till today, I don't see any inquiry ordered as far as the cooperative bank scam is concerned. Till today, I don't see any major inquiry ordered as far as the irrigation scam is concerned. I still don't see any arrests having been ordered, in spite of the fact that he said that as soon as he comes to power, forget about 7 days, within 7 hours he would do it. He has not done it in 7 days. Pradeep. सर, अवेलेबल जो कोऑपरेटिव सिस्टम के नेटवर्क है उसको उत्तेजित करना, उसको इलेवन करना, आज के तारीख में जो एनर्जी क्राइसिस भी अगर हम एक सोसाइटीज में अब इसको एम्पावर कर देते हैं सोसाइटीज को एज इट इज our cooperative societies are giving credit to credit cooperative societies and various societies. इसको हम इलेवन करके एक पॉलिसी बना के push the entire cooperative system together. It'll be made in India, make in India, and make in Maharashtra. You have the manufacturing sector, you have the energy sector, you've got the irrigation, everything will level up. You have policies, each building, as you said in discussing earlier, हर building अपना ऊर्जा खुद बनाएगा, अब sewage treatment करेगा, इससे फिर power generate होगा, water treatment plant facilities होगा, cooperative movement ढंग से चलेगा. Right. उसके लिए आपको पहले जो टॉप लेवल के लीडरशिप है, जो कोऑपरेटिव सिस्टम को कंट्रोल करा, उसको ध्वस्त करके उनको निकाल के जेल में भेजना पड़ेगा. Until that, you will not have cleansing of the cooperative system. You know what? You're absolutely right. Cooperative system को cleanse नहीं करोगे, the cooperative movement will not succeed. Thank you, gentlemen. Thank you so much. What Professor Iyer said and what Pradeep Nambiar said. Thank you so much, Professor Iyer. So nice of you for coming over here. $250 billion GDP. That right. And thank you so much, Pradeep. यहाँ पर right, we've come to the end of the show. शो के आखिर में मैं आप सब लोगों के सामने सिर्फ एक ही बात रखना चाहता हूं कि जहां तक जो प्रदीप ने कहा, प्रदीप नाम्बियार जी ने, और जो प्रोफेसर अय्यर ने कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न है, महाराष्ट्र में क्षमता है, महाराष्ट्र सक्षम है आज की तारीख में कि हर गांव महाराष्ट्र का रालेगांव सिद्धि की तरह हो और हर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का बारामती की तरह हो. यह हो सकता है. और हर दूसरा शहर मुंबई की तरह हो, और मुंबई शहर जो है वो न्यूयॉर्क, हांगकांग, पेरिस और लंदन का मुकाबला करे. वो बड़े आराम से हो सकता है. उसमें सिर्फ 3 या 4 साल में कड़ी मेहनत करने की जरूरत है. देवेंद्र फडणवीस जी, हम आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप जल्द से जल्द निर्णय लीजिए, जल्द से जल्द काम कीजिए. पूरे महाराष्ट्र का समर्थन आपके साथ है, यहां तक कि कांग्रेस, एनसीपी और बाकी जितनी भी पार्टियां, उनका भी समर्थन आपके साथ रहेगा, बशर्ते कि आप अच्छा काम करें. राइट, प्लीज डू सेंड इन योर ईमेल्स ऑन व्हाट यू थिंक ऑट टू बी डन इन महाराष्ट्र बाय द न्यू महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर. नए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को क्या क्या करना चाहिए, आप अपने ईमेल भेजें on insidestory@lemonnews.com. Right? That's all we've got for you in tonight's Inside Story. We'll of course be back with you right here on Lemon News tomorrow at the same time. We leave you with the headlines. For the moment, bye-bye. ठाणे और मुंबई में डेंगू की जानलेवा बीमारी तेजी से पैर पसार रही है. सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सैकड़ों भर्ती. बेलगांव के मुद्दे पर शिवसेना ने सीएम को घेरा. शिवसेना ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को कर्नाटक सीमा विवाद के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया. राणे ने उठाया सीएम की कार्य क्षमता पर सवाल. कांग्रेस के नेता नारायण राणे ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को कहा अनुभवहीन सीएम. बिल्डर पर गोलीबारी. नाला सोपारा में बिल्डर राजेश सिंह पर अज्ञात हमलावर ने फायरिंग की, जिसमें उनकी हुई मौत. और मनसे को लगा बड़ा झटका. वरिष्ठ नेता वसंत गीते ने पार्टी से दिया इस्तीफा. नासिक से मनसे नेता थे वसंत गीते.
कॉमेडी से लेकर रोमांस तक, ब्रेकअप से लेकर पैचअप तक, सीरियल और बॉलीवुड का हर मसाला मिलेगा लेमन होम थिएटर में। देखिए सिर्फ लेमन न्यूज पर।